नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बता दें आपको कि आज गोरखपुर में कृषि विभाग के द्वारा आयोजित की गई रवि गोष्ठी में पहुंचकर किसानों को संबोधित किया है सीएम योगी ने। साथ ही योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किए गए कार्यक्रम में किसानों को उन्होंने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा है कि प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती होती है और इससे किसानों को बड़ा लाभ होता है। डबल इंजन की सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए काम कर रही है और किसानी ही देश का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी मंदी नहीं आती। कोरोना काल के दौरान भी जब दुनिया महामारी का दंश झेल रही थी, सभी सेक्टर बंद हो चुके थे, लेकिन देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मंदी के दौर से गुजर रहा था पूरी दुनिया। और उसी वक्त एक मात्र खेती ही ऐसा एक सेक्टर रह गई थी जहां पर हमारे किसानों ने कोरोना के दौरान भी उत्पादन बढ़ाया है और अच्छा मुनाफा कमाया है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का खाद्यान्न उत्पादन और ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई की गई। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए इस फैसले को टाल दिया है। इस मामले में अब 17 नवंबर को फैसला आएगा, यानी कि अब 17 नवंबर को कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि ये केस आगे सुनने योग्य है या नहीं। बता दें कि किरण सिंह बिसेन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली तारीख में यह निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा है कि कोर्ट ने अपना फैसला तैयार कर लिया है और कुछ तकनीकी कारणों के चलते 2 दिन का और समय लिया गया है। जिला फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट में मामलों का बहुत बोझ है, जिसके चलते ये फैसला 2 दिन के लिए टाल दिया गया। पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा और सभी पहलुओं के मद्देनजर रखते हुए फैसला सुरक्षित है। आगे उन्होंने कहा है कि इस फैसले का हाईकोर्ट का श्रृंगार गौरी मामले में दिए गए ऑब्जर्वेशन से कोई संबंध नहीं है, कि दोनों अलग मामले हैं और इसीलिए इसमें फैसला निश्चित है। हिंदू पक्ष के पक्षकार संतोष सिंह का यह भी कहना है कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, भले ही 2 दिन की देरी हुई है, लेकिन फैसला सही होगा। 2 दिन के इंतजार के बाद साफ हो जाएगा कि हमारा दावा मजबूत है और सभी पहलुओं को मजबूती से रखा गया है। और दबाव, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन को करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है और इसे गलत बता दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यही सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ एक दंश नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचाने वाली बात है। कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार से अब 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। दरअसल 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने गलत तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग पर एक नोटिस जारी किया था और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने वालों से सख्ती से निपटने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में दबाव के चलते आत्महत्या करने वाली लावण्या के मामले में और इसी समेत कई दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्या समेत पूर्व सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव, रामनारायण बौथम और A.H. हाशमी एडवोकेट भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा दें, यहाँ पर बता दें डिंपल यादव के साथ उनका परिवार भी यहाँ पर आया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत, डिंपल ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है कि इस बार एक बड़ी जीत होगी। आपका क्या मानना है, वहां पर कैसा माहौल देखा जा रहा है डिंपल के इस नामांकन के बाद? चुनाव नेताजी की एक विरासत का चुनाव है और नेताजी के जो कार्य हैं उनका चुनाव है। नेताजी से लोग जो संवेदना रखते हैं, एक संवेदनात्मक भी चुनाव हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ नेताजी ने बहुत विकास करा है और मैनपुरी की जनता का सीधा लगाव नेताजी से रहा है। नेताजी के जो कार्य हैं उनको लेकर जनता का जो रुख है वो संवेदनाओं भरा हुआ है। तो निश्चित यहाँ ये चुनाव संवेदनाओं पर होगा और डिंपल इसमें भारी जीत से जीतेंगे। तो उमाकांत, इसमें अब बीजेपी की तरफ से क्या लगता है, कौन बड़ा उम्मीदवार है जो डिंपल यादव को टक्कर दे सकता है? देखिए, बीजेपी यहाँ सीधा है कि 17,46,095 मतदाता है, जिसमें 4.5 लाख मतदाता यादव बाहुल है, 3.5 लाख मतदाता शाक्य बाहुल है। और बीजेपी इस समय शाक्य के लिए मंथन चल रहा है कि शाक्य प्रत्याशी उतारे तो हम उनसे टक्कर ले सकते हैं। जिसके लिए वो अपने शाक्य में 4 नाम चल रहे हैं, ममतेज शाक्य, रघुराज शाक्य और प्रेम सिंह शाक्य, प्रदीप। ये 4 नामों में पैनल डिसाइड करेगा किसको यहाँ उतारे। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि प्रत्याशी किसको उतारे, लेकिन इनकी चर्चा चल रही है। तो उमाकांत, क्या लगता है कि डिंपल यादव को सिर्फ एक चेहरे के तौर पे आगे किया गया है, साथ ही अखिलेश यादव भी उनके साथ प्रचार करेंगे, या फिर डिंपल यादव अकेले भी प्रचार करते नजर आएंगे? नहीं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल परसों से ही यहाँ आए हैं और कल इनका एक निजी कार्यक्रम भी था जिसमें उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों की सैफई में मीटिंग भी ली और उनसे रणनीति भी बनाई है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि ये क्षेत्र उनका घर भी है, मैनपुरी 1996 से कब्जा रहा है, तो यहाँ जो भी कार्य कराए हैं जनता के हित में तो उनका लगाव है। यहाँ सांसद पहले पूर्व रह चुके तेज प्रताप जी, जिन्होंने जनता में सुख दुख में हर छोटे बड़े कार्यों में शामिल हुए हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं जनता की संवेदना है और इसीलिए पूरा परिवार एक है। केवल आज शिवपाल जी नहीं आए हैं, इसको लेकर लोगों की चर्चा है। बताया ये भी जा रहा है कि आगे शिवपाल जी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक आज नहीं आए हैं, तो जिसको लेकर एक संशय बनी हुई है। तो उमाकांत, चुनावी दौरे को देखते हुए क्या लग रहा है, वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि क्या इस बार की रणनीति उनकी समझी जा सकती है? चुनाव की जो रणनीति है इसमें समाजवादी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसमें है कि हम अपने नेता को वोट देके सच्ची श्रद्धांजलि करें, क्योंकि ये 1.5 साल का चुनाव और रह गया। 1.5 साल के बाद 2024 में चुनाव होना। चूंकि नेताजी के अच्छे कार्य थे, चाहे वो सैफई हॉस्पिटल हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो, ये अच्छे कार्यों की वजह से जनता का यहाँ जुड़ाव सीधा मुलायम सिंह जी से था और उनके परिवार से। इसीलिए लोग चाहते थे कि डिंपल को प्रत्याशी बनाया जाए तो उनके परिवार की विरासत का जो नीचा परिवार का सदस्य हो हम उसको चुन के भेजें। तो इसलिए कहीं ना कहीं निश्चित ही इसमें जीत बड़ी होने का दावा इसीलिए पार्टी कर रही है और पार्टी के पदाधिकारी जनता से संपर्क से आज से जुट भी गए हैं। चलिए उमाकांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि अब सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। डिंपल यादव ने नामांकन भर दिया है और बाकायदा उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, जिससे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया है कि पूरा परिवार इस चुनाव में डिंपल के साथ है और एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की जाएगी। और 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर विकासखंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान छात्र और छात्राओं के बीच कई तरह की खेल का भी आयोजन किया गया, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। और इन खेलों से पहले नेहरू के वेश में आए हुए कुछ बच्चे कृष्णा ने अपने बच्चों के बीच जन्मदिन मनाया है, केक काटा और साथ ही साथ छात्रों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता भी इस बीच कराई गई है। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता जैसे तमाम मस्ती भरे आयोजन आज के दिन किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। फतेहपुर में बाल दिवस के अवसर पर वामसारथी के तत्वाधान में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया है। यहां पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया है। यहां प्रतियोगिताओं में पुलिस लाइन में रहने वाले तमाम परिवारों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। यहाँ बच्चों ने खूब मजे किए और जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भाग लिया है। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने प्रतियोगिता में जीत हासिल कर पुरस्कार अपने नाम किए।
और रायबरेली से खबर है जो आपको बता दें कि भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बताया जा रहा है कि तालाब की भूमि पर बने मकानों को तहसील प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त करा दिया है। दरअसल तालाब पर नगर के 5 लोगों ने कब्जा कर दुकानें बनाई थी। इसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, जो कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जेसीबी की मदद से तालाब के किनारे बनी इन अवैध तौर पर जो बनी दुकानें हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। फतेहपुर जनपद के मलवा थाना क्षेत्र के अलीपुर के पास सिद्धार्थनगर जनपद के सहायक श्रमायुक्त सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया है। हादसे में घायल सुमन सिंह सिद्धार्थनगर के सहायक श्रमायुक्त हैं और सोमवार की सुबह करीब 10 बजे ड्राइवर महेंद्र कुमार के साथ वो अपने निजी वाहन से प्रयागराज किसी काम से जा रही थी। जैसे ही कार हाईवे नंबर 2 पर स्थित मलवा थाना क्षेत्र के अलीपुर ओवरब्रिज पर पहुंची, तभी प्रयागराज की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी। गंभीर है क्योंकि जो ड्राइवर है उनकी दाहिने पैर का जो फीमर है फ्रैक्चर है और काफ़ी ब्लड भी उसमें अंदर लॉस हुआ है। बाहर तो नहीं है लेकिन अंदर ब्लड लॉस काफ़ी है और मैडम का भी जो थाई है रोटेटेड है, इसका मतलब डिस्लोकेशन में है थाई और नीचे नी ज्वाइंट के पास फ्रैक्चर है। तो दोनों का भी एक्सरे कराया जा रहा है और फिलहाल के लिए अभी नहीं कहना संभव होगा, लेकिन स्थिति अभी थोड़ा सा नाजुक है। क्या नाम है सर? गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां आज 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश के नेतृत्व में एरिस फार्मास्यूटिकल की तरफ से निःशुल्क शुगर जांच का शिविर लगाया गया है। इसमें दूर दराज से आने वाले सभी गरीब ग्रामीणों को उनकी जांच की गई और साथ ही साथ रिपोर्ट के आधार पर दवाइयां भी दी गई हैं। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ फिजिशियन और शुगर जांच के आयोजक करने वाले संस्था ने बताया है कि आज 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। और संभल में कल हुई सांप्रदायिक हिंसा पर मंडल के पुलिस अधिकारी गंभीर हैं। डीआईजी शरद माथुर ने आज संभल पहुंचकर कहा है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं विवेचक के साथ संबंधित लोगों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आवश्यक हुआ तो विवेचक और धाराएं बढ़ा सकता है। साथ ही साथ सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। ये घटना की वजह से शानू नाम के शख्स के द्वारा टॉन्टिंग को और एडमिट कार्ड का विवाद बताया गया है। डीआईजी ने यह भी कहा है कि निजी स्कूल में क्विज प्रतियोगिता के दौरान स्कूल से बाहर की ये घटना बताई गई। इस मामले के अंदर जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा एफआईआर कल पंजीकृत कराई गई है, जो कि 147 और 323, 336, 504, 506 यानी धमकी देना, बलवा करना, 7 CLA एक्ट, ये सब धाराएं उसके अंदर पंजीकृत हुई हैं। अभी तक 7 लोगों की इसके अंदर गिरफ्तारी की गई है और अभी घटना में जो है विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। और कल बेसिकली हम लोग के द्वारा जो अभी भी पूछताछ की गई है, जो स्कूल के प्रबंधक हैं, जो पीड़ित पक्ष है और जो हल्का के इंचार्ज हैं और अन्य लोगों से जो पूछताछ की गई है। खबर अब एटा से है, जहां आपको बता दें कि घर से नाराज होकर निकले एक युवक का पेड़ पर लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। तो वहीं इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। आज थाना अलीगंज को सूचना मिली कि सादलपुर और हासिलपुर के जंगलों के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति शव से लटका हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और फील्ड में डॉग स्क्वाड द्वारा उसे कार्रवाई की गई और इसी मध्य इसकी पहचान भूप सिंह निवासी मीरापुर के नाम से हुई और इस संबंध में पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। परिजनों द्वारा प्राथमिक दृष्टया बताया कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में था और इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है।
और लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया है। मदरसों के सर्वे को लेकर इफ्तिखार अहमद जावेद ने ये बयान दिया है कि योगी सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में कामयाब है और मदरसों का जो सर्वे है उसमें मदरसों ने सहयोग भी किया है। सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है। सर्वे के डेटा रिपोर्ट सब शासन को प्राप्त हो रहे हैं। सर्वे बड़े अच्छे माहौल में बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुए हैं। शुरुआत के दिनों में चंद खानदानी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने गुमराह करने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने संवाद किया और मदरसों के लोगों से बातचीत करके संविधान के दायरे में रह करके सर्वे को संपन्न कराया। सर्वे बहुत अच्छे ढंग से रिपोर्ट्स आई हैं। लगभग 8,500 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो हमें जानकारी में आए हैं। आने वाले दिनों में इस पर हम सब समीक्षा करके उनके लिए भी योजनाएं बनाएंगे और उनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार। मिर्जापुर से खबर है, जहां लालगंज थाना पुलिस ने जौनपुर से अपहरण और लूट की बोलेरो के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वाहन में हाथ पैर बांधे वाहन के जो मालिक हैं उसे भी बरामद कर लिया गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक सफलता मिली थी कि आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे और 4 कारतूस, 1 चाकू बरामद किए गए हैं। इस मामले का खुलासा पुलिस लाइन में एसपी संतोष मिश्र ने किया है। लालगंज पुलिस टीम को एसपी ने 20,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। जनपद मिर्जापुर में थाना लालगंज टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा था। कल चेकिंग के दौरान में एक गाड़ी पकड़ी गई थाना लालगंज क्षेत्र में। इसमें करीब 5-6 लोग सवार थे। जब जिस गाड़ी को चेक किया गया तो उसी गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको चोट लगी हुई थी। पूछताछ के दौरान में उसने बताया, दुर्गा प्रसाद दुबे उसका नाम है, जौनपुर का रहने वाला है और वो गाड़ी का असली मालिक था। उसके साथ में 12 तारीख को मारपीट करके उसकी गाड़ी को लूट लिया गया था और वो लोग उसको लेके जा रहे थे यहां से होते हुए। और लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को क्यूआर कोड का वितरण किया है। इस समारोह में 18,995 लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 21.67 करोड़ का ऋण सुविधा प्रदान की गई। आर्यावर्ती बैंक ने आर्यावर्ती रोजगार सृजन योजना के नामक एक विशेष योजना भी शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत आर्यावर्त बैंक की प्रत्येक शाखा मासिक आधार पर 20 उद्यमियों को आज चयन करेगी और कृषि में रोजगार सृजन के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्र और कृषि एमएसएमई के खुदरा ऋण में और ऐसी तमाम योजनाओं के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आर्यावर्त बैंक, जो कि देश की एक अग्रणी और सबसे बड़ी बैंक, ग्रामीण बैंकों में से, आरआरबी में से गिना जाता है और अच्छे काम के लिए सदा सराहना की जाती है। ये प्रधानमंत्री के जो बताए हुए कदमों पर हम जो हमारे ग्रामीण जनता है, हमारे जो सड़क पर छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उनको एक डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए उनकी पेमेंट, उनकी सेटलमेंट, उनकी लेन देन को, व्यावसायिक लेन देन को डिजिटल के माध्यम से करने के लिए क्यूआर कोड को मैसिव वे में, बहुत बड़ी स्तर पर हम लोग आज से ये कार्यक्रम करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये फेज वाइज हम लोग हर स्तर पर और करते रहेंगे और इसी दिशा में आज हमारे उप मुख्यमंत्री और अब खबर दमोह से है, जहां धर्मांतरण के आरोपों में घिरी मशीनरी संस्था और बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष एफआईआर उन्होंने दर्ज करवा दी है। दरअसल जिले में मशीनरी संस्था के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे लाल परिवार फिर एक बार से चर्चाओं में है। इस बार उन पर बहला फुसलाकर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए और आरोपी के चलते यहां पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने रविवार की देर रात को देहात थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार रविवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जिले के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने उनके द्वारा देहात थाने में मारूताल में संचालित क्रिश्चियन बाइबल सोसाइटी का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने ढिंढोरी में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर क्रिश्चियन पादरी बनाने की शिक्षा लेते हुए पाया है। इसे किसी अन्य के द्वारा वहां भेजा गया था। बताया जा रहा है कि भाई संस्था के हेनरी नामक एक व्यक्ति से ये शिक्षा ले रहा था। ऐसे में नाबालिग को पढ़ाई से विमुख कर बहला फुसलाकर धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसे मनाते हुए और ये आरोप तय किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूसरी ओर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा संस्था की बाल गृह में निरीक्षण के दौरान रोके जाने का आरोप भी सामने आया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा और अब क्या कार्रवाई सामने आई है? जी पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वह दमू का है और दमू में जो CIDS वगैरह करके जो 3 आधारशिला संस्थान वगैरह करके 3 जो छात्रावास है, जहां पर आज बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां पर पहले तो उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। और क्योंकि बताना चाहूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहां की हकीकत जानने के लिए बाइक पर सवार होकर गए थे, एक आम नागरिक की तरह अंदर गए जाना चाह रहे थे। और जब वो अंदर गए तो वहां पर गेट पर पहुंचे तो गेट पर ताला लगा दिया गया। तो नितिन, अब इसमें क्या कार्रवाई है? कितने आरोपी इसमें सामने आए और क्या इससे पहले भी इस तरह के धर्मांतरण के मामले वहां पर सामने आए हैं या और भी वहां पर नाबालिग क्या मौजूद थे जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था? जी, अभी 10 लोगों के नाम पर कार्रवाई की गई है। FIR उनके 10 नामजद लोगों के ऊपर FIR की गई है और पूर्व में भी इनके ऊपर कई आरोप संस्था के ऊपर हिंदू संगठन ने लगाए थे। तो नितिन, जिस शख्स का नामांकन यहाँ पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था उसने क्या कुछ कहा? क्या उसकी कोई बयान सामने आया है? बता दें कि जिनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था वो करीब नाबालिग छोटे छोटे बच्चे थे जो कि पूरे दिव्यांग और विकलांग रूप से। चलिए नितिन, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि बहला फुसलाकर धर्मांतरण का ये आरोप सामने आया है और इस बीच क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज़।